2 दिसंबर 1984 की रात भोपाल में यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री से करीब 40 टन MIC यानी कि मिथाइल आइसोसिएनेट गैस के रिलीज होने के बाद उस हादसे के कारण भोपाल में 25,000 से ज्यादा लोगों की मौत और 5.73 लाख से ज्यादा लोग इस गैस की इथेक्स की चपेट में आ गए थे। दिस इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द डेडलीस्ट इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट इन ह्यूमन हिस्ट्री। मगर उस ट्रेजेडी में भी किसी विक्टिम ने उस लेवल की इफेक्ट नहीं देखे जितनी इस अकेले शख्स को हर दिन झेलना पड़ा था। आखिर कौन है ये आदमी और उसके साथ क्या हुआ था? आज की इस वीडियो में इस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। ये कहानी शुरू होती है 3 सितंबर साल 1999 के दिन, जब जापान न्यूक्लियर फ्यूल कन्वर्जन कंपनी एज नोन एज JCO की 3 एम्प्लॉयज कंपनी की टोकाई वाली फैक्ट्री के अंदर जो एक्सपेरिमेंटल फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के लिए न्यूक्लियर फ्यूल तैयार कर रहे थे। न्यूक्लियर फ्यूल बेसिकली एक ऐसा न्यूक्लियर मटेरियल्स होता है जो किसी न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर न्यूक्लियस फिजल्स के थ्रू टरबाइन को पावर करने के लिए हीट जनरेट करता है। अब ये न्यूक्लियर फिजनिंग प्रोसेस वो प्रक्रिया होती है जिसके जरिए एक न्यूक्लियर रिएक्टर एनर्जी को जनरेट करता है और ये न्यूक्लियर फ्यूल बनाता है। और ये न्यूक्लियर फ्यूल बनता है 3 मेजर आइसोटोप से, यूरेनियम 233, यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239। JCO टोकाई फैक्ट्री में उस दिन 3 वर्कर्स हिसाशी आउची, मासातो शिनोहारा, युताका योकोकावा जब ऐसे ही एक वेसल्स में ये न्यूक्लियर फ्यूल तैयार कर रहे थे तो उनसे एक छोटी सी गलती हो गई। गलती क्या हुई कि उन्होंने 18.8% एनरिच्ड यूरेनल नाइट्रेट सॉल्यूशन को एक ऐसे वेसल्स में डाल दिया जो क्रिटिकल लेवल से भी ज्यादा रेडियो एक्टिव केमिकल्स अपने अंदर स्टोर किया हुआ था। और ऐसा करते हुए उन्होंने टैंक में से एक तेज ब्लू रोशनी दिखाई दी। फिर क्या हुआ? केमिकल इनबैलेंस की वजह से अनएक्सपेक्टेड और अनकंट्रोल चेन रिएक्शन होने लगी। कुछ ही सेकंड में पूरी फैसिलिटी के सारे गामा रेडिएशन अलार्म बाजने लगी। तीनों जान चुके थे कि उनसे कुछ बहुत ही बुरा हो गया है और सारे जल्द से जल्द उस वेसल से जितना हो सके उतना दूर चले गए। मगर अनफॉर्चुनेटली इट वाज स्टिल टू लेट। एक्सीडेंट होते ही हिसाशी और मासातो का पूरा शरीर में असहनीय दर्द होने लगा, उनका जी मचलने लगा और इवन सांस लेने की भी बड़ी तकलीफ होने लगी। डिकंटामिनेशन सेंटर पहुंचते ही हिसाशी ने वॉमिट कर दी और एक्सीडेंट साइट्स के क्लोजेस्ट तीनों वर्कर बेहोश हो गए। कुछ ही देर में सबको हॉस्पिटलाइज किया गया और उनकी बॉडी को एग्जामिन करने पर पता चला कि हिसाशी 17 सीवर्ट से ज्यादा रेडिएशन से एक्सपोज हो चुके थे, मासातो 10 सीवर्ट के रेडिएशन से, युताका की बॉडी 3 सीवर्ट के लेवल के इल रेडिएटेड हो गई थी। अब ये आंकड़ा कितना खतरनाक है इसे जानने से पहले आपको ये समझना होगा कि सीवर्ट्स होता क्या है। अब देखो, वेट नापने के लिए ग्राम्स यूज किया जाता है, हाइट के लिए सेंटीमीटर। ठीक उसी तरह किसी बायोलॉजिकल बॉडी ने कितनी रेडिएशन ऑब्जर्व की है उसे मेजर करने के लिए जिस यूनिट का इस्तेमाल किया जाता है उसे सीवर्ट कहा जाता है। अब ये नंबर वर्कर के एक्सपोजर से कितना ज्यादा है, चलिए समझते हैं। US NRC के डेटा के हिसाब से एक एवरेज अमेरिकन आज के डेटा में जब मोबाइल फोन्स और डिजिटल गैजेट्स जैसी रेडियो एक्टिव इक्विपमेंट्स हमारे आसपास मौजूद रहती है उसके बीच में बैठता है ना, तब जाकर करीब 620 मिली रेडिएशन एनुअली रिसीव करता है। नाउ 620 मिली रेज इक्वल टू 6.2 मिली सीवर्ट्स। 1 सीवर्ट्स में करीब 1000 मिली सीवर्ट्स होते हैं। जितनी रेडिएशन आज की डेट में एक ह्यूमन साल भर में रिसीव करता है उससे 2742 गुना ज्यादा रेडियो एक्टिव हिसाशी की बॉडी कुछ ही सेकंड में रिसीव कर चुकी है। अब अगर ये आंकड़ा आपको कम लग रहा है तो एक सिचुएशनल कंपैरिजन समझते हैं। हिरोशिमा एटॉमिक बम जिनसे कई किलोमीटर दूर खड़े लाखों लोगों की जान ले ली थी, उसके हिपोसेंटर यानी कि जिस जगह बॉम्ब गिरा था उस एरिया का इम्पैक्ट पॉइंट पे जो हाईएस्ट एनर्जी और रेडिएशन एस्टिमेटेड की गई थी उसी एनर्जी और रेडिएशन को हिसाशी की बॉडी अकेले ही ऑब्जर्व कर चुकी थी, मेकिंग हिम द मोस्ट रेडियो एक्टिव मैन ऑन द प्लैनेट। कुछ ही समय बाद घटना की जानकारी मिलते ही हिसाशी की बीवी और उसका छोटा बेटा हॉस्पिटल पहुंचे। उस वक्त हिसाशी को देखते हुए ऐसा
लग ही नहीं रहा था जैसे कुछ हुआ है। उसका चेहरा थोड़ा सुलझा हुआ था और आंखें लाल पड़ी हुई थी। ऐसे ही रेडनेस उसके चेहरे पर दिखाई दे रही थी, मगर उसके सर के अलावा उसके शरीर में कोई भी कमी नहीं थी। ना बॉडी के कहीं पर भी छाले थे और ना ही कोई जलने की निशान थे। मगर हिसाशी ने हाथ और कान के पास जलने की शिकायत जरूर की थी। इतनी ज्यादा रेडिएशन से एक्सपोज होने के बावजूद भी ये आदमी और उसका बॉडी इतनी बढ़िया कंडीशन में कैसे थी। लेकिन हिसाशी को शायद उसके चाहने वालों की नजर लग गई। 24 घंटे के अंदर ही अचानक सांस लेने की तकलीफ होने लगी और ऐसा उस जस्ट एक्सीडेंट के बाद भी महसूस हुआ था और उसे बीच में आराम भी मिल गया था। पर उसकी हालत अब बिगड़ती जा रही थी। वो अपनी नाक से सांस भी नहीं ले पा रहा था। हिसाशी को छटपटाते हुए देखकर डॉक्टर ने तुरंत उसे ऑक्सीजन लगा दी, मगर ये उसकी एक लौती परेशानी नहीं थी। डॉक्टर ने गौर किया कि उसका एब्डोमिन यानी कि पेट कल के मुकाबले ज्यादा फुला हुआ था। हालात जब और ज्यादा बिगड़ने लगी। एक्सीडेंट डे 6 जब डॉक्टर के हाथ में रिपोर्ट आई तो इट वाज अनबिलीवेबल। जब एक स्पेशलिस्ट हिसाशी के बोन मेरो में मौजूद क्रोमोसोम को देख रहे थे तो उन्हें क्रोमोसोम या नॉर्मल पैटर्न की बजाय स्कैटर्ड ब्लैक डॉट ही दिखाई दे रहे थे, जो कि अनयूजुअल था। एंड देन डॉक्टर फिगर आउट कि रेडिएशन ऊपर से नहीं बल्कि अंदर से हिसाशी को खत्म कर रही है। इस इमेज का मतलब ये था कि रेडिएशन इम्पैक्ट की वजह से हिसाशी की बोन मेरो और क्रोमोसोम टुकड़ों में टूटने लगे थे और ये रिपेयर भी नहीं हो रहे थे। इसका मतलब ये थे कि उसका बॉडी नए सेल्स बनाने भी बंद कर दिए थे। डॉक्टर्स ने फैमिली को बताया कि उन्हें जल्द से जल्द स्टेम सेल्स ट्रांसप्लांट करवाने की जरूरत है और लकीली उसकी बहन ब्लड स्टेम सेल्स डोनेट करने को तैयार हो गई। स्टेम सेल्स को बेसिकली आसान भाषा में सेल्स का रॉ मटेरियल मान सकती है, जिनसे बाकी की स्पेशलाइज्ड सेल्स जनरेट और क्रिएट होती है, लाइक कार्डियल सेल्स, ब्लड सेल्स, नर्व सेल्स वगैरह वगैरह। लेकिन ये भी सभी प्राइमरीली एक ही तरह के स्टेम सेल्स ही रहा करती थी, जो कि अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से इन्वॉल्व या डेवलप हो जाती है। डॉक्टर्स को लगा कि शायद बॉडी रेस्पॉन्ड करे, मगर ऐसा नहीं हो रहा था। रेडिएशन ने जिस तरह परमानेंट डैमेज हिसाशी के बॉडी को पहुंचाया था, उससे उसकी बॉडी रिकवर नहीं कर पा रही थी। नए स्टेम सेल्स हिसाशी की बॉडी में बनने शुरू ही नहीं हो रहे थे। चाहे जितनी भी कोशिश क्यों ना कर ली, नए स्टेम सेल्स बन ही नहीं पा रहे थे। और जो सेल्स रेडियो एक्टिव की वजह से डैमेज हो गए थे वो भी रिपेयर नहीं हो पा रहे थे। उसके शरीर में 0 व्हाइट ब्लड सेल्स बचे थे। अब कहीं वो हॉस्पिटल की बाकी के पेशेंट का पैथोजेन से इफेक्ट ना हो जाए, इसके लिए उसे एक स्पेशल रेडिएशन वार्ड में रखा गया था। बट स्टिल उसकी हेल्थ गिरती ही जा रही थी। 10 दिन बीतने के बाद उसे बहुत ज्यादा प्यास लगने लगी थी और नो मैटर वो चाहे जितना भी पानी पी ले, उसकी प्यास वाली दर्द कम ही नहीं हो रही थी। हिसाशी का शरीर इतना वल्नरेबल हो चुका था कि जो डॉक्टर उसका शरीर से मेडिकल टेप भी हटाते थे, तब टेप के साथ हिसाशी का खाल भी आ जाती थी। इससे भी ज्यादा दर्दनाक ये था कि हिसाशी की बॉडी ने नए सेल्स को बना ही नहीं रही थी। एपिडर्मिस, जो कि ह्यूमन बॉडी में सबसे अपर मोस्ट हिस्सा होता है, जो कि उसके नीचे मौजूद नाजुक हिस्से को डैमेज होने से बचाता है। हिसाशी की शरीर में वो पूरी तरीके से खत्म हो गई थी। एक्सीडेंट के करीब 2 हफ्ते बाद उसने खाना खाना बंद कर दिया था, या यूं ही कहे कि वो खाना खा ही नहीं पा रहा था। उसे जिंदा रखने के लिए डॉक्टर्स ने इंट्रावेनसली उसे ट्रीट करना शुरू कर दिया। आसान भाषा में कहा जाए तो ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें पेशेंट की नसों में लिक्विड के थ्रू न्यूट्रिएंट्स पहुंचाया जाता है। शरीर में एपिडर्मिस ना होने के कारण उसका दर्द बढ़ता गया और हर इक्विपमेंट लाइक नीडल वगैरह जो उसके शरीर में जाता था वो चाकू से भी ज्यादा दर्द पहुंचाता था। एक एक करके हिसाशी की कई सारे ऑर्गन फेल होने लगे और उसके ऊपर मेडिकल अल्टरनेटिव यूज किया जाने लगी। एक्सीडेंट के 2 महीने बाद उसे पहला हार्ट अटैक आया और उसके सांसें
रुक गई, मगर डॉक्टर्स उसे रिवाइव करने में कामयाब हुए। हिसाशी की हालत मौत से बदतर थी और वो हर दिन नहीं हर घंटे मौत झेलता था। उसकी पूरी बॉडी में छाले पड़ गए थे, उसकी खाल खत्म हो चुकी थी। ना बंदा ढंग से सांस ले सकता था क्योंकि लंग्स ऑलमोस्ट अनरेस्पॉन्सिव थे। ना खा सकता था क्योंकि बॉडी नहीं अलाउ कर रही। चलने फिरने की बात ही छोड़ दो, वो केवल एक लाश बन के रह गया था जो बस हमेशा लेटा रहता था, जिसे ना मुंह में खाना मिलता था और ना कोई अरसों। उल्टा मेडिकल नीडल हर दिन उसके शरीर में खंजर की तरह चुभा करती थी, जिसको लेकर वो अपनी दर्द भी नहीं बयां कर सकता था। अब हिसाशी की बीवी की इच्छा थी कि वो बस 1 जनवरी तक जिंदा रह ले ताकि नई सदी की शुरुआत देख सके, मगर किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। एक्सीडेंट के करीब 83 दिन बाद 21 दिसंबर की रात 11:21 पर हिसाशी को हार्ट अटैक आया और एग्जामिनेशन के बाद ये डिक्लेयर किया गया कि मल्टीपल ऑर्गन फेलियर के होने की वजह से हिसाशी आउची इस दुनिया में नहीं रहा। अब इस घटना में 2 और विक्टिम्स मासातो शिनोहारा, युताका युकोकावा भी रेडिएशन से बचे नहीं थे। कैंसर, इंटरनल ब्लीडिंग और मल्टीपल ऑर्गन्स फेलियर की वजह से 27 अप्रैल 2000 के दिन एक्सीडेंट के 7 दिन महीने बाद मासातो ने भी दम तोड़ दिया था। हालांकि युताका इन दोनों के कंपैरेटिवली काफी कम रेडिएशन में आए थे। उन्होंने 3 महीने चाइना में अपना इलाज करवाया और फिर ठीक होकर वापस आ गए। जब बाद में कार्रवाई शुरू हुई तो कोर्ट ने कंपनी के 6 ऑफिसर्स को इसी घटना में लापरवाही के लिए दोषी माना। उसमें से युताका भी एक थे। सितंबर 2000 तक कंपनी ने एज अ कंपनसेशन 6,875 लोगों को कलेक्टिवली $121 मिलियन दिए और एग्रीमेंट साइन करवाया कि उनमें से कोई भी जेसीओ को आगे शो नहीं करेगा। अब ये घटना ने कानून की आंखें खोल दी कि रेडिएशन रिलेटेड जॉब्स में कितना ज्यादा रिस्क है और उस रिस्क के कंपैरिजन में एम्प्लॉयज की क्या दुर्गति हो रही है। उन्हें ना तो सेफ्टी इक्विपमेंट दिया जा रहा था और ना ही प्रॉपर ट्रेनिंग। उसी नेग्लिजेंस की वजह से हंसते खेलते परिवार बर्बाद हो गए। उसके बाद जापान में बहुत सख्ती से सेफ्टी मेजर को फॉलो करने के प्रावधान बनाए गए और बस फिर सब कुछ नॉर्मल हो गया। ये कहानी सुनने के बाद आपके राय में क्या है, कमेंट में जरूर बताना।